अगर मेरा वेट ज़ीरो हो जाए तो मैं कैसे मज़े मज़े के काम कर सकूं? मैं हवा में उड़ सकूं, मैं उल्टा भी लटक सकूं। मेरा नाम अदील इम्तियाज़ है और आज हम वेटलेसनेस के बारे में पढ़ेंगे। जब भी एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं तो उनका जो सबसे पहला मसला होता है वो वेटलेसनेस का खौफ होता है, क्योंकि स्पेस में आप जाकर वेटलेसनेस का शिकार होते हैं और उस वजह से ऐसा महसूस होता है कि आप स्पेस में तैर रहे हैं। आपको एस्ट्रोनॉट्स बड़ी मज़े मज़े की तस्वीरें स्पेस से भेजते हैं। कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो ज़मीन पर मुमकिन नहीं और उन्हें देख के हंसी भी आती है और ऐसे लगता है कि उनमें कोई स्पेशल पुर्जे डाल दिए गए हैं जो वो इतनी तेज़ी से मूव कर रहे हैं। पर रुकिए, क्या ये तस्वीर स्पेस की है? जी नहीं, ये तस्वीर स्पेस की नहीं है। ये तस्वीर एक जहाज़ की है जो ज़मीन के ऊपर उड़ रहा है। पर आपको तो लगता है कि यहाँ पर भी लोग वेटलेसनेस का शिकार हैं। ज़मीन पर लोग वेटलेसनेस का शिकार? बड़े अरसे तक लोग ये समझते रहे कि वेटलेसनेस ज़ीरो ग्रेविटी की वजह से होती है। जहाँ पर ग्रेविटी ज़ीरो होती है वहाँ पर हम वेटलेसनेस का शिकार होते हैं। वहाँ पर हमें ये महसूस होता है कि हमारा वेट ज़ीरो हो गया है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है और इसकी मैं आपको वजूहात भी बताऊंगा। वजह क्या है? वजह यह है कि दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ग्रेविटी ज़ीरो हो। यूनिवर्स में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ग्रेविटी ज़ीरो हो। दो मैसेज हमेशा आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक फोर्स के साथ खींचते हैं और उसका फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक खलाबाज एस्ट्रोनॉट हम स्पेस में किसी जगह भी रख दें तो उसको वहाँ से करीबी प्लैनेट्स, वहाँ से करीबी सन और वहाँ से करीबी ब्लैक होल्स और गैलेक्सीज और दूसरी चीज़ें अपनी तरफ खींचेंगी। यानी उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कुछ ना कुछ तो लग रही होगी, क्योंकि उसका भी मैस है और जो चीज़ उसको खींच रही है उसका भी मैस है। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक एस्ट्रोनॉट से देता हूँ जो कि हमने डीप स्पेस में छोड़ दिया है और हम ये समझ रहे हैं कि ये एस्ट्रोनॉट, इसका वेट ज़ीरो हो चुका है, ये वेटलेसनेस का शिकार है और उसकी वजह यह है कि ग्रेविटी ज़ीरो है। पर इसके करीब कोई ना कोई गैलेक्सी मौजूद होगी, इसके करीब कोई ना कोई सोलर सिस्टम मौजूद होगा, सन मौजूद होंगे, प्लैनेट्स मौजूद होंगे, ब्लैक होल्स मौजूद होंगे। तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी। ये हो सकता है कि वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत कम हो, जिसको हम माइक्रो ग्रेविटी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट साइंसदानों ने नया दिया है, माइक्रो ग्रेविटी। पर स्पेस में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर जीरो ग्रेविटी हो या अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सकी। तो ये कॉन्सेप्ट कि ग्रेविटी के ख़त्म होने की वजह से हम वेटलेसनेस का शिकार हैं, ये मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं है। अब मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। चांद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है और उसकी वजह यह है कि ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचती है। ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चांद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है। इसी तरीके से सैटेलाइट जो है वो भी ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाती है, क्योंकि ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचती है और सैटेलाइट में मौजूद एस्ट्रोनॉट जो है उसको भी ज़मीन अपनी तरफ खींच रही है। पर क्या हमने कभी गौर किया है कि चांद ज़मीन से कितना दूर है और सैटेलाइट कितनी दूर होती है? आपको जान के ये बड़ी हैरानी होगी कि चांद ज़मीन से 3,84,000 यानी 384,000 किलोमीटर दूर है और सैटेलाइट सिर्फ 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर होती है। अगर ये पिक्चर मैं स्केल के मुताबिक बनाऊं तो चांद बहुत दूर चला जाएगा और भी दूर चला जाएगा। ये पिक्चर स्केल के मुताबिक नहीं है। तो चांद जमीन से इतना ज्यादा दूर है पर स्टिल जमीन उस पर इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स रखती है कि उसको अपने गिर्द मूव करवा रही है और सैटेलाइट जमीन के बहुत पास है और जमीन उसको भी अपने गिर्द मूव करवा रही है। तो क्या ये हो सकता है कि जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में सैटेलाइट में मौजूद है, स्पेस स्टेशन में मौजूद है, उस पर ग्रेविटी जीरो हो? है ना ये सोचने वाली बात। इसी तरीके से चांद जब जमीन के गिर्द घूमता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, क्योंकि सूरज उसको खींच रहा होता है अपनी तरफ, क्योंकि उसके और सूरज के दरमियान भी एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एग्जिस्ट करती है। तो दुनिया में हर चीज दूसरी चीज के गिर्द अगर घूम रही है तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जिसे हमें न्यूटन ने बताया था। तो कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर ग्रेविटी जीरो हो। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि हम स्पेस में तैर क्यों रहे होते हैं, हम वेटलेसनेस का शिकार क्यों होते हैं, हमारा वेट जीरो क्यों होता है? इसका जवाब लेने के लिए मैं आपको भेजूंगा एक जीरो जी फ्लाइट पे। ये एक जहाज है जिसे जीरो जी कहा जाता है और इसे एक कंपनी चलाती है जिसका नाम ही जीरो जी है। इस फ्लाइट पर जब आप हवा में जाएंगे तो आप वेटलेसनेस का शिकार हो जाएंगे।
तो आप बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे जैसे कि आप स्पेस स्टेशन में हो। आपको लगेगा आपका वजन कम हो गया है और अब आप तैर सकते हैं। अब आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से जा सकते हैं। आप वो कर सकते हैं जो जमीन पर आप सोच भी नहीं सकते। पर रुकिए रुकिए, हम तो जमीन पर हैं। जमीन पर वेटलेसनेस का शिकार कैसे हो सकते हैं हम तो ये समझते थे कि जहां पर ग्रेविटी जीरो हो वहीं पर हम वेटलेसनेस का शिकार हो सकते हैं। अब मैं आपको एक क्लू देता हूं, और वो क्लू ये है कि एक पैराट्रूपर है जो ग्रेविटी के अंडर फॉल कर रहा है। उसने जहाज से छलांग लगाई और वो जमीन की तरफ आ रहा है और ग्रेविटी उसको खींच रही है और ग्रेविटी यूनिफॉर्म है, तो वो जमीन की तरफ गिरता चला जा रहा है, फ्री फॉल कर रहा है। तो आपको कोई हिंट मिला? अगर आप इस पैराट्रूपर को गौर से देखें तो बिल्कुल ये वैसे ही नहीं है जैसे कि स्पेस में हम होते हैं। यानी ये भी वेटलेसनेस का शिकार है और स्पेस में भी हम वेटलेसनेस का शिकार होते हैं। पर ये वेटलेसनेस का शिकार क्यों है? क्योंकि ये फ्री फॉल कर रहा है, ये जमीन की तरफ गिर रहा है। ओ अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि सैटेलाइट में या स्पेस स्टेशन में हम वेटलेसनेस का जो शिकार होते हैं उसकी वजह यह है कि हम मुसलसल जमीन की तरफ गिर रहे होते हैं, और इस वजह से हम इस तरीके से तैर रहे होते हैं जिस तरीके से ये पैराट्रूपर तैर रहा है। इसी तरीके से सैटेलाइट हमेशा जमीन की तरफ गिर रही होती है। हमेशा ग्रेविटी के अंडर सैटेलाइट जमीन की तरफ गिर रही होती है, फ्री फॉल कर रही होती है। ये वर्ड बहुत अहम है, फ्री फॉल कर रही होती है। तो क्या चांद भी फ्री फॉल कर रहा है और वो भी जमीन की तरफ गिर रहा है? जी बिल्कुल, चांद भी जमीन की तरफ हर वक्त गिर रहा होता है और वो जमीन की तरफ फ्री फॉल कर रहा होता है। जमीन उसको खींच रही होती है अपनी तरफ, अपनी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अपनी तरफ खींच रही होती है और वो जमीन की तरफ गिर रहा होता है। पर आप कहेंगे अगर वो जमीन की तरफ गिर रहा है तो फिर वो जमीन में आकर लगता क्यों नहीं है? वो जमीन से टकराता क्यों नहीं है? वो घूमता क्यों रहता है? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन ने साइंसदानों को बहुत अरसे तक परेशान करके रखा, पर इसका आंसर बड़ा सिंपल है। और इसके आंसर के लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट था जो कि न्यूटन ने अपने जहन में सोचा था, और न्यूटन को यह समझ नहीं आ रही थी कि चांद जमीन के गिर्द चक्कर क्यों लगाता है। तो न्यूटन ने सोचा कि एक बहुत बड़ी पहाड़ी है और उसके ऊपर एक तोप है, कैनन है, और उस कैनन से हम एक गोला फायर करते हैं, यानी उस कैनन से हम फायर करते हैं। तो जैसे ही हम उस कैनन से फायर करेंगे तो अगर ग्रेविटी नहीं है तो उसका जो गोला है वो सीधा चला जाएगा, सीधा चला जाएगा। मैं आपको दिखाता भी जाता हूं। देखिए, अगर ग्रेविटी नहीं है तो सीधा चले जाएगा, पर अगर ग्रेविटी होगी तो वो बिल्कुल पास से गिर जाएगा। अभी देखिए सीधा चला गया, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि जमीन की ग्रेविटी नहीं है। पर अगर जमीन की ग्रेविटी है तो ये जमीन के थोड़ी दूर गिर जाएगा। अब मैं इसको इससे भी कम स्पीड से फायर करता हूं तो ये बिल्कुल पास गिर जाएगा। पर अगर मैं ज्यादा स्पीड से फायर करता हूं तो ये दूर जाके गिरेगा। और अगर मैं इसको इतनी स्पीड से फायर करूं कि ये और जमीन की ग्रेविटी इक्विलिब्रियम में आ जाए, यानी जो फायरिंग फोर्स है, जो फायरिंग स्पीड है वो और जमीन की ग्रेविटी अगर इक्विलिब्रियम में आ जाए तो इसके गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देगा, जमीन के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देगा। इसी वजह से चांद जो है वो जमीन के गिर्द चक्कर लगाता है, क्योंकि वो फ्री फॉल कर रहा है, पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी वजह से वो जमीन पर गिरता है पर आगे की तरफ निकल जाता है, इसलिए वो जमीन से टकराता नहीं है। ये न्यूटन का एक बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट था, और इसके बाद उसने हमें चांद की मूवमेंट का बताया रहा। उसने हमें बताया कि चांद जमीन पर क्यों नहीं गिरता या सैटेलाइट जमीन पर क्यों नहीं गिरती। उसकी वजह यह है कि वो अपने ऑर्बिट में तैर रही होती है। अब जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको अपनी तरफ खींच रही है, पर उसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी भी है। उसका मोशन जो है वो टेंजेंशियल है, और वो वेलोसिटी जो है, वो स्पीड जो है वो 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड है इस सैटेलाइट की। तो अब क्या हुआ कि ये इस तरफ भी मूव कर रही है और जमीन की एक फोर्स जो है इसको अपनी तरफ भी खींच रही है। तो जब इनको ऐड करें तो एक रिजल्टेंट इस तरफ को जाएगा, तो ये हर मरतबा आगे निकल जाती है, फिर आगे निकल जाती है, फिर आगे। तो ये एक सर्कुलर पाथ जो है वो लेती है इन दोनों फोर्सेस की वजह से। अगर ये वर्टिकल मोशन ना हो, वर्टिकल इनिशियल स्पीड इसको ना दी गई हो, तो ये जमीन में गिर जाएगी। अगर ये 7.8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव ना करे बल्कि कम होती जाए, तो जैसे जैसे ये कम होती जाएगी तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जमीन में गिर जाएगी। और अगर मैं इसको यहां से ज्यादा बढ़ा दूं, मतलब मैं इसको 8 कर दूं, 8.5 कर दूं किलोमीटर पर सेकंड, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, तो ये सर्कुलर मोशन में नहीं मूव करेगी, फिर ये एलिप्टिकल पाथ में मूव करेगी।
तो अब आपको समझ आई कि चांद ज़मीन पर क्यों नहीं गिरता और सैटेलाइट ज़मीन पर क्यों नहीं गिरते। इसी तरीके से मैं आपको ये ग्राफ दिखाना चाहूँगा और ये बहुत अहम ग्राफ है। इसमें हमारे पास जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये स्पीड है। जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो स्पीड है और वो किलोमीटर पर सेकंड में है। और जो वाई एक्सिस है उस पर हाइट है ज़मीन से। मसलन अगर आप एक जहाज़ ले लें तो वो ज़मीन से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता है और उसकी स्पीड कितनी है, अगर आप देखें तो वो 1 और 2 यानी वो 1.5 किलोमीटर पर सेकंड की तेज़ी से उड़ता है और इतनी हाइट पे उड़ता है। अब आप चांद की तरफ जाएं, चांद यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से ऊपर ये 10,000 किलोमीटर हाइट थी ज़मीन से, पर इससे ऊपर जो है वो नॉन लीनियर स्केल शुरू हो जाता है। देखिए ना, लॉग स्केल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये नॉन लीनियर स्केल है। यहाँ पर हाइट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो चांद जो है वो मैंने आपको बताया था कि 3,84,000 किलोमीटर के फासले पर है, ये इतनी हाइट पर है, पर उसकी जो स्पीड है वो बहुत कम है। उसकी स्पीड जो है वो जहाज़ के पास पास है, पर वो बहुत दूर है, इसलिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो उस पर बहुत कम इफेक्ट करती है और वो ज़मीन के गिर्द घूमता है। इसी तरीके से अगर हम सेटेलाइट्स की तरफ आएँ तो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट जो हैं वो देखें यहाँ पर, तो वो आपको तकरीबन 3 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव करती हुई नजर आएंगी, जबकि उनकी हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। वो तकरीबन 36,000 किलोमीटर के फासले पर होती हैं। इसी तरीके से जीपीएस सेटेलाइट, फिर आप नीचे आ जाएं तो आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, और सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो मूव कर रही होती है स्पेस में चीज़, वो हबल टेलीस्कोप होती है, जो कि एक बहुत बड़ी टेलीस्कोप है जो कि कायनात की तस्वीरें खींच रही होती है। तो अब आप यहाँ पर देखें तो आपको नजर आएगा कि ये वो स्पीड्स हैं कि अगर इन स्पीड से ये चीज़ें नीचे आएँ तो ये ज़मीन की तरफ आ जाएंगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर एक एप्पल ज़मीन पर रखा गया है और आप उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए ग्रेविटी कैलकुलेट करें तो वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से, एक्सेलरेशन से ज़मीन की तरफ गिरेगा। पर अगर यही सेप जो है वो मैं ले जाऊं सैटेलाइट पर, तो ये 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कमी तो आई है ग्रेविटी में पर इतनी ज़्यादा कमी नहीं आई। 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से, एक्सेलरेशन से ये ज़मीन की तरफ गिरेगा। और अगर इसको मैं रख दूं चांद पर, तो इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ज़मीन की वजह से, मैं चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं कर रहा, मैं ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूँ, वो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो कि बहुत कम हो चुकी है। तो आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ग्रेविटी ज़ीरो नहीं है। ऑलमोस्ट जितनी ग्रेविटी उसको ज़मीन के ऊपर मिल रही है उतनी ग्रेविटी यहाँ पर भी मिल रही है। तो अगर एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेस स्टेशन में जाता है तो उसको भी 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के करीब ग्रेविटी जो है वो मिलेगी और इस एक्सेलरेशन के साथ वो ज़मीन की तरफ फ्री फॉल करेगा। तो 0G फ्लाइट में हम फ्री फॉल क्यों करते हैं? वहां पर ग्रेविटी बहुत कम कैसे होती है? 0G फ्लाइट बनाई ही इस तरीके से गई है। ये 6500 किलोमीटर के ऊपर जब उड़ती है तो फिर कुछ देर के लिए ये एक पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री लेती है। ये 45 के एंगल पे ऊपर जाती है। ये देखें ना, ये बहुत ज़्यादा स्टीप एंगल है। 45 के एंगल पे ऊपर जाती है और 9000 या 9000 से कुछ किलोमीटर ऊपर हाइट तक जाती है और उसके बाद ये फिर 45 के एंगल पे नीचे आती है। ये वो टाइम है जब हम इसमें फ्री फॉल करते हैं। 30 सेकंड के करीब हम फ्री फॉल करते हैं और उसमें हमें लगता है कि हमारा वेट जीरो हो गया और हम हवा में तैर रहे हैं। उसके बाद ये नीचे आ जाता है और फिर ये दोबारा ऐसा पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री बनाता है, ऐसी पहाड़ी बनाता है, पीक बनाता है, फिर ये नीचे आ जाता है। तो ये जीरो ग्रेविटी जो है इसमें भी हम फ्री फॉल कर रहे होते हैं। जब हम फ्री फॉल करते हैं तो हमें यह लगता है कि हम वेटलेसनेस का शिकार हो गए हैं। तो अब आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए कि वेटलेसनेस जो है वो फ्री फॉल की वजह से होती है, वो उस जगह पर नहीं होती जहां पर ग्रेविटी जीरो हो, क्योंकि ग्रेविटी किसी जगह पर भी जीरो नहीं होती। ये जरूर है कि वेटलेसनेस में ग्रेविटी के यूनिफॉर्म होने का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर ग्रेविटी आपको यूनिफॉर्मली खींच रही है और आप फ्री फॉल कर रहे हैं तो आप वेटलेसनेस का शिकार होंगे। इसी तरीके से ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक रोलर कोस्टर है और ये रोलर कोस्टर को फ्री फॉल रोलर कोस्टर कहा जाता है, क्योंकि जब यहाँ पर आप वर्टिकली ऊपर जाते हैं और उसके बाद आप जब नीचे की तरफ आते हैं तो आप फ्री फॉल करते हैं। अगर आपने एक बॉल पकड़ी हो और वो बॉल छोड़े तो वो बॉल आपके साथ साथ नीचे आएगी, वो फ्री फॉल करेगी। ठीक है, और इसकी बहुत सी वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी। इसी तरीके से जहाज में भी हम फ्री फॉल करते हैं और हम जीरो वेट का शिकार होते हैं। सैटेलाइट में हम फ्री फॉल कर रहे होते हैं एस्ट्रोनॉट्स, और वो जीरो वेट का शिकार हो रहे होते हैं। पैराट्रूपर्स हमेशा फ्री फॉल कर रहे होते हैं। और एक बहुत अहम एग्जांपल जो हमारी बुक्स में लिखी होती है वो ये होती है कि जब हम
लिफ्ट में बैठे और किसी वजह से लिफ्ट फ्री फॉल करे या बहुत तेजी से नीचे आए, तो हम लिफ्ट में वेटलेसनेस का शिकार हो जाते हैं और हम लिफ्ट में तैर सकते हैं। बहुत ही हॉरिबल सिचुएशन होगी ये, पर वेटलेसनेस का शिकार हम हो सकते हैं, हमारा वेट जीरो हो जाएगा। तो आज हमने ये देखा कि जीरो वेट या वेटलेसनेस का शिकार हम कब होते हैं, जब हम यूनिफॉर्म ग्रेविटी के अंडर फ्री फॉल करते हैं। और वेटलेसनेस का ताल्लुक जीरो ग्रेविटी के साथ नहीं है। और आपने इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि उस जहाज का नाम जीरो ग्रेविटी प्लेन था। आपने याद रखना कि उसमें भी हम फ्री फॉल कर रहे थे, इसलिए हम वेटलेसनेस का शिकार हुए।